हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर से एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठोस चालकों में वैद्युत चालन। ठोस चालक धातुएं जो होती है, धातुएं ठोस चालक होती हैं, तो धातुओं में वैद्युत चालन लिख सकते हैं। तो ठोस चालकों में वैद्युत चालन, देखिए ठोस चालकों में वैद्युत चालन का मतलब क्या होता है कि ठोस चालकों में धारा किस प्रकार से चलती है। धारा जो होती है वो आवेशों की गति के कारण प्रवाहित होती है। तो ठोस चालक में आवेश किस प्रकार से गति करते हैं, इसी को समझना है इसमें, ठीक है। तो देखिए हम एक ठोस चालक लेते हैं। ये मान लीजिए एक सॉलिड कंडक्टर लिया गया, एक ठोस चालक लिया गया, धातु छड़ लेके बेलनाकार है और इस छड़ के एक सिरे को इधर किसी वास्तु से जोड़ दिया गया और इस सिरे को किसी वास्तु से इधर से जोड़ दिया गया, ठीक। ये प्लस माइनस सिरे हो गए इसके। तो यहाँ पर जो छड़ ले लिया गया ए बी छड़ का ए सिरा प्लस पे आ जाएगा और बी सिरा माइनस पे आ जाएगा, ठीक। तो इस छड़ के द्वारा, इस स्रोत के द्वारा क्या लगाया गया है, विभवांतर। ये यहाँ पर जो स्रोत से जोड़ा गया है, यहाँ से क्या दे रहे हैं, विभवांतर दे रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो जैसे विभवांतर कार्य करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कार्य करेगा, छड़ के भीतर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की होती है। तो वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो इस दिशा में उत्पन्न हो जाएगा, ठीक। अब जब वैद्युत क्षेत्र भी कार्य करने लगेगा तो चूंकि ठोस चालक है धातुएं, और धातुएं किससे बनी होती, धातुओं में चालकता जब आती है वो किसके कारण आती है, धातुओं में चालकता ऋण आवेशित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण आती है। धातुओं में चालकता ऋण आवेशित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण आती है, ठीक। तो मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन से दिखाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिया गया है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन किसमें आ गया है, वैद्युत क्षेत्र में आ गया। जब तक स्रोत से नहीं जुड़ा था तब तक ये वैद्युत क्षेत्र में नहीं था। जैसे ही स्रोत से जुड़ा, विभवांतर कार्य करने लगा, पोटेंशियल डिफरेंस कार्य किया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल भी कार्य करने लगेगा। कितना बल लगेगा, वैद्युत बल के देखिए फार्मूला पढ़े हैं, F इक्वल टू होता है EQ, F इक्वल टू EQ, ये वैद्युत बल का फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला है। अब यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए Q इक्वल टू कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए Q इक्वल टू E है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो मूल आवेश कहलाता है, फंडामेंटल चार्ज कहलाता है, जिसको E से लिखा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए Q की जगह क्या लिखा जाएगा, E। तो F कितना हो जाएगा, E इंटू E। ये E जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो E है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इतना बल लगेगा, F इक्वल टू E, इतना बल लगेगा। अब जब बल कार्य करेगा तो इलेक्ट्रॉन गति भी करेगा, जब बल लगेगा तो गति भी होगी, तो इलेक्ट्रॉन गति भी करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डायवर्सिट होता है तो ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जाएगा, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेगा फोर्स के कारण। कितना फोर्स लग रहा है, F इक्वल टू EE, ठीक। अब जब इलेक्ट्रॉन इस चालक में गति करेगा तो B सिरे से A सिरे की गति करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही तो है नहीं, कई इलेक्ट्रॉनों में कई सारे परमाणु होंगे। तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन आगे चल करके किसी अन्य इलेक्ट्रॉन अथवा परमाणु से टकराएगा, किसी अन्य इलेक्ट्रॉन अथवा परमाणु से टकराएगा। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं और अत्यंत सूक्ष्म कणों की टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ होती है। अत्यंत सूक्ष्म कणों की टक्कर जो होती है वो पूर्ण प्रत्यास्थ होती है। तो पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन अथवा परमाणु से टकराएगा तो अपनी संपूर्ण ऊर्जा दूसरे इलेक्ट्रॉन अथवा परमाणु को दे देगा, क्योंकि टकरा ही रहा है। तो ये जब जाकर किसी अन्य इलेक्ट्रॉन अथवा परमाणु से टकराएगा तो अपनी संपूर्ण ऊर्जा उसको देगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म कण है और सूक्ष्म कणों की जो टक्कर होती है वो पूर्ण प्रत्यास्थ होती है। पूर्ण प्रत्यास्थ मतलब ऊर्जा का पूरी तरह से स्थानांतरण होगा, ऊर्जा का पूरी तरह से स्थानांतरण होगा। तो पूरी ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन की दूसरे इलेक्ट्रॉन अथवा परमाणु को प्राप्त हो जाएगी। जब पूरी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन या परमाणु को दे देगा तो इसके पास क्या बचेगा, पूरी ऊर्जा खत्म हो गई, अभी किस अवस्था में आ जाएगा, विराम अवस्था में, ये रुक जाएगा, क्योंकि इसने अपनी ऊर्जा दूसरे इलेक्ट्रॉन अथवा परमाणु को दे दी है। अब ये आगे किस अवस्था में, विराम
विराम अवस्था में। जब ये विराम अवस्था में आ गया तो चूंकि ये है तो चालक के भीतर ही, जब ये चालक के भीतर है तो फिर से ये बल कार्य करेगा, पुनः से ये बल कार्य करने लगेगा, और जब ये बल फिर से कार्य करेगा तो ये फिर से गति करने लगेगा, फिर से गति करने लगेगा, आगे चल करके फिर से किसी परमाणु इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। लेकिन टकराने से पहले ये अधिकतम वेग प्राप्त कर चुका होगा, क्योंकि लगातार बल कार्य कर रहा है। अब जैसे वैद्युत क्षेत्र लगातार कार्य करेगा, रुक रुक कर वैद्युत क्षेत्र लगे नहीं, वैद्युत क्षेत्र लगातार कार्य करेगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश रहेगा तो बल भी लगातार कार्य करता रहेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन फिर से टकराने के नजदीक पहुंचेगा और टकराने के ठीक पहले की स्थिति में उसका वेग अधिकतम हो चुका होगा। अब फिर जब टकराएगा तो फिर अपनी संपूर्ण ऊर्जा दे देगा और फिर से विराम अवस्था में आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा तो एक समान चाल से नहीं आएगा, बल्कि ये B से A सिरे की ओर चलते समय रुक रुक कर आएगा, टकराते हुए आएगा, रुकते हुए आएगा, तब जाकर के यहाँ पहुंचेगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो वेग है, गति इलेक्ट्रॉन की गति का जो वेग है वो लगातार एक समान नहीं बना रहता है। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस समय टकराया, ठीक टकराने पर उसका वेग 0 हो गया, और टकराने से ठीक पहले उसका वेग अधिकतम होता है, टकराने से ठीक पहले उसका वेग अधिकतम होता है। और बाकी इसके बीच की स्थिति में टकराने से पहले और टकराने के बाद, टकराने से पहले और टकराने के बाद वेग बराबर नहीं होते हैं, वेग में परिवर्तन होता है। तो जब ये चलना शुरू करता है और टकराने से पहले तक वेग भिन्न भिन्न होता है। तो इस प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन B से A सिरे की ओर गति करता है तो वो रुक रुक कर गति करता है, और जब रुक रुक कर गति करता है तो इलेक्ट्रॉन का वेग लगातार परिवर्तित होता रहता है, इलेक्ट्रॉन का वेग लगातार परिवर्तित होता रहता है। ये जो इलेक्ट्रॉन का वेग है, अगर इस इलेक्ट्रॉन के वेग का औसत निकाले, इलेक्ट्रॉन के वेग का औसत निकाले तो जो इलेक्ट्रॉन के वेग का औसत वेग आएगा, इलेक्ट्रॉन के गति के वेग का औसत, वो कहलाता है अनुगमन वेग। क्या कहलाता है? अनुगमन वेग, या इसको अपवाह वेग भी कहा जाता है। अपवाह वेग कहते हैं इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं इसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको VD से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? VD। तो ये VD क्या है? ये ठोस चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग है। ठोस चालक में अर्थात धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग है। ठीक, मान इसका बहुत कम होता है, वैल्यू जो होती है इसकी बहुत कम होती है, क्योंकि बल का मान बहुत ज्यादा नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 10 की पावर 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम हो गया। ठीक है, ये E की वैल्यू तो 10 की पावर -19 कूलम लगा हुआ है, तो बल भी 10 की पावर माइनस में ही रहेगा। तो वैल्यू क्षेत्र कितना जनरेट करेगा? 10 की पावर 5 10 की पावर 6 तक जाएगा। तो जो बल आएगा वो बहुत कम होगा, तो जो वेग होगा वो बहुत कम हो जाएगा। तो ये वेग एक औसतन लगभग 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड के अप्रॉक्स में होता है। 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड के अप्रॉक्स में होता है। ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनों का जो कणों का ऊष्मीय वेग होता है वो लगभग 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड होता है। ये ऊष्मीय वेग है। फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें अनुगमन वेग समझना था। अनुगमन वेग समझना है क्या होता है? ठोस चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, जो कि लगभग इतना होता है, नियत मान लगभग होता है 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो यहाँ से एक डिफिनेशन निकल के आती है अनुगमन वेग की, एक परिभाषा निकल के आती है। रिजल्ट अभी हम सब एक साथ दिखाते हैं, पहले हम समझ लें क्या क्या परिभाषा हमें यहाँ से मिल रही है, निकल के आ रही है। ठीक है, फिर देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, तो रुक रुक कर चल रहा है, एक समान चाल से चल रहा है। पहले यहाँ चला, फिर टकराया, फिर यहाँ तक पहुंचा, फिर टकराया, फिर यहाँ तक पहुंचा, फिर टकराया, फिर यहाँ तक पहुंचा, फिर टकराया।
तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन लगातार टकराते हुए पहुंच चल रहा है, बी से ए की ओर लगातार टकराते हुए कोलिजन करते हुए चल रहा है। ठीक, तो एक टक्कर हुई, फिर कुछ देर बाद अगली टक्कर होगी, फिर कुछ देर बाद अगली टक्कर होगी। तो यहाँ पर दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच जो सक्सेसिव कोलिजन होंगे उनके बीच का टाइम इंटरवल होगा, समांतराल होगा, उसको कहते हैं श्रांतिकाल। क्या कहता है? श्रांतिकाल। ये होता है श्रांतिकाल, इसको टॉस शो करते हैं, ये सिंबल है इसका। ठीक है, तो श्रांतिकाल क्या हुआ? मुक्त इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं किसी चालक में, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाले समय को श्रांतिकाल कहा जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहा जाता है? रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हो गया श्रांतिकाल, डेफिनेशन हो गई, ये रिजल्ट ये निकल के आया। दूसरा, इलेक्ट्रॉन जब एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करते हैं तो इनका जो पथ होता है, पाथ जो होता है, पथ जो होता है वो भी लगातार चेंज होता है, अनियमित गति होती है। कभी इलेक्ट्रॉन का इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इस तरफ जाएगा, कभी इस तरफ जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की जो इलेक्ट्रॉनों की गति का पथ होता है, इलेक्ट्रॉनों की गति का ये जो पथ होता है ये अनियमित होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों की गति का ये यहाँ जो पथ होता है उसको कहते हैं माध्य मुक्त पथ। ठीक, कहते हैं माध्य मुक्त पथ। देखिए आगे की डिस्कस में, तो ये यहाँ तक क्लियर हुआ श्रांतिकाल क्या होता है और अनुगमन वेग क्या होता है। माध्य मुक्त पथ क्या होता है? दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो भी दूरी तय की जाती है, एक टक्कर यहाँ से, एक टक्कर यहाँ से, एक टक्कर यहाँ से, तो ये जो दूरी है ये माध्य मुक्त पथ है, ये माध्य मुक्त पथ है। इस प्रकार से तो माध्य मुक्त पथ की परिभाषा क्या होती है? दो क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉनों द्वारा चली गई दूरी को, दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉनों द्वारा चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे देखिएगा, इलेक्ट्रॉन की जो टक्कर होती है वो पूर्ण प्रत्यास्थ कब होती है और अप्रत्यास्थ कब होती है। जब कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते हैं तो अनियमित टक्कर होती है, और इलेक्ट्रॉन जब किसी धनायन से टकराता है तो इसकी गति ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, और जब गति ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो टक्कर जो होती है वो पूर्ण प्रत्यास्थ होती है। किंतु जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसी अन्य परमाणु या आयन से टकराते हैं तो उस स्थिति में से इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है या आयनों की जो ऊर्जा है वो परिवर्तित होती है, और जब ऊर्जा परिवर्तन होता है तो वो टक्कर कहलाती है अप्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है, तो एक ये ताप है कि कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं तो उनकी जो टक्कर होती है धनायनों से, वो टक्कर जो होती है पूर्ण प्रत्यास्थ होती है। और जब वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन लगातार गति करते हैं और टकराते रहते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों और परमाणु से टकराते हैं, अन्य आयन से टकराते हैं, तो इनकी ऊर्जा में लगातार परिवर्तन होता है। ऊर्जा परिवर्तन के कारण इस टक्कर को यहाँ पर हम अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ ठोस चालकों में वैद्युत चालन। ठोस चालक में इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातु मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर किस प्रकार से गति करते हैं। ठीक, तो ये पूरी व्याख्या होगी। व्याख्या हम लोग नहीं व्याख्या हम लोग पूरा नहीं लिखना है, हम लोग यहाँ पर केवल अनुगमन वेग की डिफिनेशन लिखेंगे। अनुगमन वेग क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, श्रांतिकाल क्या होता है, व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, और माध्य मुक्त पथ क्या होता है, मीन फ्री पाथ क्या होता है, मीन फ्री पाथ क्या होता है। ये तीन डिफिनेशन इससे मिलकर आती है, निकल करके आती हैं। तो हम उन तीनों डिफिनेशन को एक साथ प्रदर्शित करेंगे और फिर आगे एनालिसिस करेंगे हम लोग केवल अनुगमन वेग और श्रांतिकाल का ही। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यही अनुगमन वेग और श्रांतिकाल क्या होता है, इसका संबंध क्या होता है, इसके
इत्यादि चीजें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।